लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। विधेयक पर कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद चर्चा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला है। लोकसभा में दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक 9 घंटे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। अब आज भी कई सांसद बिल पर अपनी राय रखेंगे। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश होगा। इस विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। शुक्रवार को पेश हुए इस विधेयक पर विपक्ष के गतिरोध के चलते अब तक चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक के प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राज्यसभा में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की संयुक्त समिति के लिए 2 सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव भी सदन में रखा जाएगा। प्रश्नकाल और अन्य सरकारी कामकाज भी सूचीबद्ध है। पीएम मोदी ने कल भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्य एजेंडे की भी समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों को पाने की दिशा में प्रगति को और तेज करना था। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य के साथ काम करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और एकीकृत परिणाम दें। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार के सचिवों के साथ हुई बैठक में नागरिक केंद्रित सुशासन को और प्रभावी बनाने और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली में ग्लोबल टाइगर डे 2026 कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और एनसीसीए का नया वेब पेज भी लॉन्च करेंगे जो टाइगर रिजर्व के लिए इको टूरिज्म और बुकिंग से जुड़ी जानकारी देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में मशहूर चिनाब रेल ब्रिज से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो साझा किया। रेल मंत्री ने लिखा कि चिनाब रेल ब्रिज हिमालय के मुश्किल इलाकों में भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत ने एक बार फिर जोरदार पैरवी की। भारत ने दोहराया कि वैश्विक दक्षिण और अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यूएनएससी में आईजीएन की बैठक में भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू किए जाने चाहिए और सुधारों के तहत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर हालिया हमलों पर भारत ने गहरी चिंता जताई। यूएनएससी में भारत ने तत्काल तनाव कम करने और संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। एमनेस्टी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह किया। एफएसएसएआई ने दिल्ली के शाहदरा में स्थित पार्क प्लाजा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बारीकी से जांच करने पर कई गंभीर और बड़ी कमियां पाई गई। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम साक्ष्य शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई का दावा है कि पेपर लीक के स्रोत से लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की पूरी कड़ी का खुलासा हो चुका है। मामले में एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ समेत कई आरोपी गिरफ्तार। जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण अभी भी जारी है।
पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में पुलिस की शिकायत पर राज्य में एक मामला दर्ज। मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी हाजपुर नक्सली मिसर बेसरा गिरफ्तार। टॉप माओवादी मिसर बेसरा पर झारखंड, उड़ीसा और बिहार राज्य में दर्जनों मामले दर्ज। गिरिडीह और धनबाद पुलिस अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर छापेमारी के बाद मिली सफलता। गिरफ्तारी के बाद मिसर बेसरा से पूछताछ जारी। 4 अन्य की भी गिरफ्तारी। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिली। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के विराटनगर पहुंची। 40 वैगनों वाली ये कंटेनर ट्रेन संशोधित भारत नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत संचालित की गई। इस नई रेल सेवा से माल परिवहन का समय और लागत कम होगी। बीजेपी आज गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर संत रविदास जन्मस्थली से राष्ट्रव्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। डीआरडीओ से जुड़े कथित डेटा लीक की एक रिपोर्ट के बाद रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित एजेंसियों की विस्तृत जांच में किसी भी सक्रिय साइबर हमले, नेटवर्क में सेंध या डाटा चोरी के कोई सबूत नहीं मिले। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत को मंजूरी दी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य। लक्ष्मी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पोर्टल 1 अगस्त से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। रक्षाबंधन से पहले पहली किस्त उनके खातों में जारी करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, लेकिन 7 जिलों के 3.32 लाख लोग अब भी प्रभावित। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। असम सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। लापता लोगों के परिवारों को भी तय प्रक्रिया के बाद समान मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार 1 लाख से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए की तत्काल नकद सहायता देगी। साथ ही 3 अगस्त से घर, फसल, पशुधन और मत्स्य पालन के नुकसान का भी सर्वे शुरू होगा। बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए असम सरकार ने 1000 से 5000 तक की बुक ग्रांट, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म सहायता की घोषणा की है। खोई हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र भी मुफ्त में दोबारा जारी किए जाएंगे। असम में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राज्य भर में 115 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 32,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि हजारों अन्य लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यूपी में आज मानसून का असर और तेज हो सकता है। मौसम विभाग के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना। केरल में भारी बारिश का दौर जारी। राज्य के कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी। शनिवार तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका। आईएमडी के मुताबिक ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों के लिए रेड अलर्ट। राज्य के 22 जिलों में के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा सरकार भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर तैयारियां तेज। आपदा राहत दलों को तैनात किया गया। भद्रक जिले में एहतियात के तौर पर आज स्कूल बंद। लोगों से सरकारी स्कूलों निर्देशों का पालन करने की अपील। डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुमेश कुमार पटेल प्रतिष्ठित समाचार फॉर मीडिया 40 अंडर 40 पत्रकारिता अवार्ड 2026 से सम्मानित छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मुक्त अभियान पर तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया पुरस्कार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। ये गुरु शिष्य परंपरा के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का पावन अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पादुका पूजन, विशेष अभिषेक और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाई।
आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस मौके पर दुनिया भर में बाघों के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए बाघों की संख्या बढ़ाने की उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 39.72 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे 48 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिला। सरकार के अनुसार 18.93 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कम से कम एक बिलिंग अवधि में शून्य बिजली बिल भी मिला। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों की पहचान कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। वहीं इन सुधारों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने पीएमआरईएफ पोर्टल पर नया रिफॉर्म मॉड्यूल लॉन्च किया। गुजरात ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 16,086 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में गुजरात में 33,706 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, जो देश की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 1/3 है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863.1 अरब का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। सरकार के अनुसार एफटीए ने भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में वस्तु निर्यात $441.8 अरब और सेवा निर्यात $421.3 अरब रहा। सरकार ने कहा कि समझौतों से कपड़ा, चमड़ा और अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों को भी फायदा मिला। साथ ही संवेदनशील घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनाई जा रही है संतुलित व्यापार नीति। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में $94.84 अरब का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया। वहीं नेट एफडीआई में बढ़कर $6.95 अरब हुआ। सरकार के अनुसार भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है और एफडीआई रैंकिंग में भी 2 स्थान की बढ़त दर्ज की। केंद्र सरकार ने बताया कि ऑटो पीएलआई योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 44,326 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो तय लक्ष्य से अधिक है। वहीं फेम 2 योजना के तहत पश्चिम बंगाल में स्वीकृत 482 में से 463 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू है। भारत की औद्योगिक विकास दर जून 2026 में 7.3% रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में सबसे ज्यादा 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.8% रहा। आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.8% बढ़ा। इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोटर वाहन और खाद्य उत्पाद उद्योगों ने उत्पादन बढ़ाने में अहम योगदान दिया। भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2025-26 में बढ़कर 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा। सरकार के अनुसार 2023-24 से निर्यात में 4.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस अवधि में अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, ब्रिटेन और जर्मनी भारतीय टेक्सटाइल के प्रमुख बाजार रहे। सरकार ने बताया कि पीएम मित्र पार्क, पीएलआई योजना और अन्य पहलों से कपड़ा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 10,177 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। सरकार के अनुसार बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और एनपीए घटकर 5.4% पर आ गया, जबकि नेटवर्क में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया। आरबीआई के अनुसार बैंक का लाइसेंस पहले ही नियामकीय उल्लंघनों के कारण रद्द किया जा चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ईरान की परमाणु नीति और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर बातचीत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों का खुलासा नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम को याद किया। अमेरिकी सीनेट ने 51 से 47 मतों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार जे क्लेटन को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी। क्लेटन अब अमेरिका के 18 खुफिया एजेंसियों की निगरानी करेंगे। डेमोक्रेट्स के विरोध के बावजूद रिपब्लिकन बहुमत के समर्थन से उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली।
अमेरिका की जॉर्जिया स्कूल शूटिंग मामले में 16 वर्षीय कॉल्ट ग्रे को उम्र कैद की सजा। उसने 2024 में 4 लोगों की हत्या और 9 को घायल करने का जुर्म कबूल किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के सफलतापूर्वक रोकने का दावा। एक्सियोस के अनुसार हमला जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ओमान को नई अस्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। ईरान ने कहा कि यदि उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। तेहरान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मौजूदा ट्रैफिक ऑपरेशन स्कीम को मानने से भी इनकार कर दिया। केइको फुजिमोरी ने पेरू की पहली सीधे निर्वाचित महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपराध और जबरन वसूली पर रोक लगाने के लिए आपात क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों की कमान सेना को सौंपने की घोषणा की है। फुजिमोरी ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए अपराध रोधी कानूनों और अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए विशेष विधायी शक्तियां मांगने की बात कही है। अरबईन से पहले ईरान के हजारों तीर्थयात्री दियाला प्रांत के अल मुंधिरिया बॉर्डर क्रॉसिंग से इराक में दाखिल हुए। यात्रा को देखते हुए इराक में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी कड़ी कर दी गई। चिली की राजधानी सैंटियागो के सांता इसाबेल मेट्रो स्टेशन पर अचानक आग लगी। आग के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और मेट्रो की लाइन 5 सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। मध्य स्पेन के एल्टिएम्ब्लो शहर में जंगल की भीषण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, जिससे कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। स्पेन की इस भीषण जंगल की आग से हिरण समेत कई वन्यजीवों की मौत हो गई। तेज गर्मी, सूखी वनस्पति और कठिन भूभाग के कारण आग बुझाने में काफी मुश्किलें आईं। फायर फाइटर्स और वॉलंटियर आग पर काबू पाने, जानवरों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे। इस आग में एविला और मैड्रिड प्रांतों के हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। भारत के गुलबीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गुलबीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। गुलबीर ने 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके गुलबीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में ये पहला पदक है। भारत के अनुभवी वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। 29 वर्षीय हरजिंदर ने प्रतियोगिता के दौरान अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में अपने व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में भारत की निरुपमा देवी का अभियान निराशाजनक रहा। राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रही निरुपमा 6 में से केवल एक प्रयास ही सफल कर सकी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार अभियान जारी। भारत के 3 मुक्केबाजों ने दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर पदक सुनिश्चित किया। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने पदक पक्का कर लिया है। प्रीति ने उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से एक तरफा फैसले से हराया। महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रिया गंगास ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। निया मिशेल के खिलाफ पहले राउंड में पिछड़ने के बाद प्रिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने जाम्बिया के नुएंगो मवाले को 5-0 से के सर्वसम्मत फैसले से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ उन्होंने पदक सुनिश्चित कर लिया है। भारत के अनुभवी मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। नियमों के अनुसार उनका पदक पहले ही पक्का हो चुका है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के दौरे पर है। ग्लासगो दौरे के दौरान हर्ष संघवी ने मीडिया से बातचीत की और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी अवलोकन किया। श्रीलंका दौरे पर 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया। हालांकि उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर है।
अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई। भारतीय टीम में एकमात्र नए चेहरे के तौर पर सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया। गुरनूर बरार टीम में बरकरार। फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिनेदिन जिदान को फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी। ये नियुक्ति पूर्व मुख्य कोच दिदिएर देशा के कार्यकाल समाप्त होने के 2 सप्ताह बाद की गई। 2026 फीफा विश्व कप में फ्रांस की टीम चौथे स्थान पर रही। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।